हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग फरवरी के टॉप 50 एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट 25 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, नेक्स्ट 25 देख लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, किस देश के प्रधानमंत्री ने हाल ही में हरित ऊर्जा यानी ग्रीन एनर्जी के लिए एक नए सुपर मंत्रालय बनाया है? आपको बताना है, ऑप्शंस दिए हैं। बेसिकली आपको बताना है कि कौन सी कंट्री में एक अलग से सुपर मिनिस्ट्री फॉर ग्रीन एनर्जी बनाई गई है। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए, इटली। तो इटली में इस तरीके से अलग से ग्रीन एनर्जी करके मिनिस्ट्री, इसके लिए अलग से एक मिनिस्ट्री बनाई गई है। आपको पता होना चाहिए कि इटली के पीएम कौन है, मारियो द्रागी। आई थिंक सबको पता होगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि इन्होंने ये जो फंड बनाया है, अलग से एक मिनिस्ट्री बनाई है, इसके लिए इन्होंने फंड कैसे यूज किया है, कहाँ से यूज किया है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। तो इन्होंने यहाँ पे यूरोपियन यूनियन के फंड्स को यूज किया है एंड उसके मदद से जो है इन्होंने एक अलग से सुपर मिनिस्ट्री को सेटअप किया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर का अतिरिक्त कार्यभार किसे सौंपा गया है? आपको बताना है कि पुडुचेरी के गवर्नर का एडिशनल चार्ज किसको दिया गया है। करेक्ट आंसर है इसका, आई थिंक सबको पता है, ऑप्शन नंबर ए, तमिलिसाई सौंदरराजन। बहुत ज्यादा ये न्यूज में क्वेश्चन था। क्लियर है? उसके अलावा अगर हम बात करेंगे, इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? इन्होंने रिप्लेस किया है यहाँ पे किरण बेदी को, एंड ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल तरीके से इनको इस पद से हटाया गया था। एंड यहाँ पर जो है तमिलिसाई सौंदरराजन को पुडुचेरी का एडिशनल चार्ज दिया गया है। लेकिन अगर मैं वैसे बात करूं, तमिलिसाई सौंदरराजन जो है फिलहाल तेलंगाना की गवर्नर है, लेकिन एडिशनल चार्ज है, एक्स्ट्रा इनके ऊपर कोई कार्यभार सौंपा गया है, इसलिए बोलते हैं हम लोग अतिरिक्त कार्यभार है। क्लियर है? तो तेलंगाना की भी गवर्नर है एंड साथ में साथ अब ये पुडुचेरी की भी जो है एडिशनल चार्ज इनके पास इनको दे दिया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संयुक्त राष्ट्र के पूंजी विकास कोष में आपको बताना कि सचिव के रूप में किस भारतीय मूल के इन्वेस्टमेंट बैंकर को नियुक्त किया गया है? किसमें? यूएन कैपिटल डेवलपमेंट फंड में किस इंडियन ओरिजिन के इंसान को यहाँ पे रखा गया है, बैंकर को? करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सी सॉरी, प्रीति सिन्हा, जो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है? देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इंडियन ओरिजिन की है, फीमेल है, एनीवेज इंपॉर्टेंट है। इनका बैकग्राउंड उसने आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी बता दिया है कि इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं ये। उसके अलावा जो आपको पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो यूएनसीडीएफ की बात कर रहे हैं, दैट इज यूएन कैपिटल डेवलपमेंट फंड की जो हम बात कर रहे हैं, इसको सेटअप किया गया था 1966 में एंड इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। क्लियर है? एडिशनल पॉइंट्स इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है आपके पास तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या केरल। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? सबसे पहले वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी है। इनको जो है बेसिकली इस अवार्ड सम्मानित किया गया है। बगैर कोई भी अवार्ड दिया जाता है, इसका रीजन बहुत ही सिंपल होता है कि इन्होंने डेफिनेटली किसी ना किसी के लिए कोई ऐसी स्कीम चालू की है जिसकी वजह से ये थोड़ा सा डिस्टिंग्विश्ड हो जाते हैं। तो इन्होंने भी बहुत सारी स्कीम्स को चालू किया है अपने आंध्र प्रदेश एरिया में, दैट इज आरोग्य श्री इन्होंने किया है, वाईएसआर चेतु स्कीम्स इन्होंने लॉन्च की है, बहुत सारी स्कीम्स इन्होंने लॉन्च की है। इस वजह से इनको स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड सम्मानित किया गया है। आंसर है इसका आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट देखो, अपने उपन्यास मिशा यानी मुस्टैश, इसका हिंदी इंग्लिश दोनों बताया गया है, के लिए केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार किसने जीता है? ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, एस हरीश। तो इनकी जो उपन्यास है, बेसिकली इनका जो नॉवल है मिशा या मुस्टैश, इसके लिए इनको दिया गया है केरल का साहित्य अकादमी अवार्ड। देखो अगर मैं इस पर्टिकुलर अवार्ड की बात करूं तो 2019 का है जिसके लिए इनको अवार्ड दिया गया है। इसी सेम बुक को, इसी सेम नॉवल को जेसीबी प्राइज भी दिया गया है, जेसीबी प्राइज ऑफ लिटरेचर इसको दिया गया है। क्लियर है? तो दो, अगर आपसे अलग से पूछ लिया जाए कि जेसीबी प्राइज ऑफ लिटरेचर किसको दिया गया है, तो वही मुस्टैश यानी मिशा को, एस हरीश को दिया गया है। यहाँ पे पूछा गया है केरल साहित्य अवार्ड, तो वो भी मिशा मुस्टैश को दिया गया है, जिसके राइटर कौन है? एस हरीश। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं? आपको बताना है। एडवाइजरी कमेटी के इंडियन चेयरपर्सन कौन बने हैं? आपको बताना है। करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अजय मल्होत्रा। ठीक है, अजय मल्होत्रा की अगर मैं बात करूं, इन्होंने टाइम टू टाइम अलग अलग कमेटीज में, जैसे यहाँ पे एडवाइजरी कमेटी की बात कर रहे हैं ऑफ यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की, इसी तरीके से ऐसे बहुत सारे अलग अलग कमेटीज में ये टाइम टू टाइम एक्टिव रहे हैं। उसके अलावा ये रशिया में इंडिया के एम्बेसडर भी थे, इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव भी थे रशिया में। ये भी पॉइंट आपको एडिशनल ध्यान रखना है।
ठीक है, नेक्स्ट देखो, प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों के विनियमन के लिए नवगठित आरबीआई समिति का प्रमुख कौन होगा, ये आपको बताना है। आरबीआई कमेटी के रेगुलेशन के लिए आपको बताना है कि वो न्यूली फॉर्म्ड के हेड कौन है। सही जवाब यहाँ पे रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एनएस विश्वनाथन। क्लियर है, एनएस विश्वनाथन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अगर इस कमेटी की बात करूं, जो न्यूली फॉर्म्ड कमेटी है, इसमें टोटल इन्होंने अप्रोक्सीमेटली 8 मेंबर्स को रखा है एंड इसका मुद्दा बहुत ही सिंपल है। नाम देखो, सबसे पहले प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है। इनका मुद्दा क्या है? मुद्दा इनका बहुत ही सिंपल है कि अगर किसी भी तरीके का रिहैबिलिटेशन करना है एंड उसके बाद कोई भी सोल्यूशन प्रोवाइड करना है, कैसे कैसे स्टेप से ले सकते हैं, क्या क्या सोल्यूशन लगा सकते हैं, रिहैबिलिटेशन किस तरीके से करना है, ये पूरी चीजें जो है ये मदद करेगी जो कमेटी इन्होंने बनाई है इस पर्टिकुलर रेगुलेशंस के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका हेड किसको बनाया गया है? एनएस विश्वनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राउरकेला में भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा जाएगा, ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, बिरसा मुंडा जो है बिल्कुल करेक्ट है। इस स्टेडियम में अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले क्या ऑर्गेनाइज किया जाएगा, तो इसमें जो है इस बड़े सारे स्टेडियम में 2023 में क्या ऑर्गेनाइज किया जाएगा? मेन का हॉकी वर्ल्ड कप जो है 2023 वाला, वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। बेसिकली इस स्टेडियम में पहला मैच जो है वो किया जाएगा। नेक्स्ट देखो, टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, आपको बताना है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, सेइको हाशिमोतो जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। उसके अलावा मैं आपको हमेशा बोलती हूँ अगर कोई समिति है तो एक चीज थोड़ा एडिशनल ध्यान रखा करो कि उन्होंने रिप्लेस किसको किया है। यहाँ पे जो फिलहाल अध्यक्ष बने हैं, प्रेसिडेंट बने हैं, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, साइको हाशिमोतो। इन्होंने रिप्लेस किया है ऑप्शन नंबर सी, योशिरो मोरी को इन्होंने रिप्लेस किया है, ठीक है। बेसिकली इन्होंने रिप्लेस, अगर मैं बात करूं योशिरे मोरी को, इनको एक्चुअली रिप्लेस तो किया ही है लेकिन इनको हटाया गया है इनके पद से। रीजन बीइंग, इन्होंने कुछ ऐसा कमेंट कर दिया था जो विमेन्स के रिगार्डिंग थोड़ा सेक्सिस्ट कमेंट था, इस वजह से जो है इनको यहाँ से इस पद से हटा दिया गया है। एंड ऑप्शन नंबर बी जो है हाशिमोतो, उनको अब यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक कमेटी का प्रेसिडेंट बना दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, किस राज्य सरकार ने राज्य भर में अटल भूजल योजना का विस्तार करने का निर्णय लिया है, ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश यानी यूपी में जो है यहाँ पे इस तरीके के ऑलरेडी एक स्कीम चल रही है, योजना चल रही है, इसको एक्सटेंड किया है उत्तर प्रदेश में। देखो अब जो है इसका पायलट प्रोजेक्ट, जो पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है कि एकदम से सब जगह नहीं लगाएंगे, कहीं थोड़ी जगह पे पहले लगाकर देखेंगे। तो पायलट प्रोजेक्ट जो है 10 डिस्ट्रिक्ट्स पे पहले लगाकर देखा जाएगा। लेकिन अगर मैं पुराने लेवल पे बात करूं तो 826 ब्लॉक्स टोटल है, उसमें से 26 ब्लॉक्स पे ऑलरेडी लगा दिया गया था, जहां पर जितनी भी जगह पे ग्राउंड वाटर स्ट्रेस्ड एरिया थे उन 26 ब्लॉक्स पे ऑलरेडी लगा दिया गया था। लेकिन अब इन्होंने कोशिश कर रहे हैं कि 1 अप्रैल 2021 से ये पूरे के पूरे 826 ब्लॉक्स पर इस योजना को पूरा का पूरा इम्प्लाई कर दे। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, किस भारतीय शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है, ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद, ठीक है। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर इसकी बात करूँ, जो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है, ये कंडक्ट किसने किया है? इस तरीके का ऐसे यूनिक सा नाम है, तो इसको कंडक्ट किया है आर्बर डे फाउंडेशन ने। आर्बर डे फाउंडेशन ने किसके साथ मिलकर? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बेसिकली FAO भी बोलते हैं, इन दोनों ने मिलकर इस तरीके से एक ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें बहुत सारी सिटीज को, सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, इंडियन सिटी इकलौती हैदराबाद की ही है, उसके अलावा कोई भी इंडियन सिटी उसमें इंक्लूड नहीं की गई है। उसके अलावा USA में, UK के अलग अलग जगहों से इन्होंने सिटीज को उठाया है, लिस्ट किया है। लेकिन अगर मैं इंडिया लेवल पे बात करें तो सिर्फ हैदराबाद ही है, ठीक है। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये इस तरीके का जो हम बोलते हैं ना, कंडक्ट किसने किया था, ये पूरी स्टडी किसने कंडक्ट की थी, वो भी आपको ध्यान रखना है, आर्बर डे फाउंडेशन एंड FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है। नेक्स्ट देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नदी के ऊपर धुबरी फुलबाड़ी पुल की आधारशिला रखी है, ये आपको बताना है। इंग्लिश में देखो, उन्होंने पूरा पॉइंट एक्सप्लेन किया हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ धुबरी फुलबाड़ी ब्रिज ओवर विच रिवर, ये आपको बताना है, जो क्वेश्चन में पूछा है। इट विल बी द लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज इन द कंट्री, इसने एडिशनल यहाँ पे बताया है, ध्यान रखना, सबसे लंबा ब्रिज हो जाएगा ये। चलो, करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। थोड़ा डिटेल में अगर बात करें, धुबरी की अगर बात करें तो ये असम का है, एंड अगर फुलबाड़ी की बात करें तो ये मेघालय का है।
अब जो इन्होंने पूरा का पूरा ये बनाएंगे, इसके ऊपर पूरा का पूरा ब्रिज जो बनाएंगे, अगर मैं टोटल वैसे इनके बीच के डिस्टेंस की बात करूं तो वो अर्लियर इट वाज 205 किलोमीटर, मतलब 205 किलोमीटर था। लेकिन इस ब्रिज के बनने से, इस पुल के बनने से इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सिर्फ 19 किलोमीटर रह जाएगा, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट आपसे पूछा है यहाँ पर, ध्यान से क्वेश्चन देख लो। आजाद भारत में पहली बार किस महिला को फांसी दी जाएगी? फरवरी में बहुत ज्यादा न्यूज में था ये क्वेश्चन। यहाँ पे सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शबनम अली। तो ये अराउंड अप्रोक्सीमेटली 38 ईयर्स की हैं, ठीक है। पहली इंडिपेंडेंस के बाद जो है ये पहली फीमेल है जिसको बोलते हैं ना हैंग टिल डेथ, इसकी सजा इनको मिली है, क्योंकि इन्होंने अपनी ही फैमिली के 7 मेंबर्स को मार दिया था। रीजन अब तो पता नहीं है, बट एनीवेज शबनम अली यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। यूएनडीपी के एसोसिएट प्रशासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मतलब अंडर सेक्रेटरी जनरल एंड एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उषा राव मुनारी। अगर उषा राव मुनारी की बात करें, ये भी एक बहुत ही हाई लेवल की इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल हैं। टाइम टू टाइम अलग अलग जगहों पे इन्होंने अपने पूरे योगदान जो है दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, किस देश ने एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पेस अफेयर्स के लिए नई राष्ट्र मंत्रालय बनाया है? ये आपको बताना है, नया बेसिकली यहाँ पे बताना है कि नया नेशनल मिनिस्ट्री बनाया है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पेस अफेयर्स के लिए। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, निकारागुआ। ठीक है, देखो वैसे आपको काफी हद तक आइडिया जो है नाम से ही लग जाता है कि इसमें मुद्दा क्या होगा। डेफिनेटली नाम से आइडिया लग गया है, स्पेस अफेयर्स की बात कर रहे हैं, तो ये प्रमोट क्या करता है? स्पेस एक्टिविटीज को। दूसरी चीज, ये ब्रॉडन अप करेगा कंट्री की कैपेसिटी को, किसमें? साइंस में, इंडस्ट्री में, एजुकेशन में, ऑफकोर्स स्पेस में भी। क्लियर है? तो ये ऑफकोर्स नाम से आइडिया लग गया है कि काफी सारे एस्पेक्ट्स को कवर करता है ताकि इस चीज को प्रमोट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2032 ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए पसंदीदा शहर के रूप में किस शहर को चुना है? ये आपको बताना है। ऑप्शन जो है इसका डी, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। इनको पसंदीदा है, बेसिकली प्रेफर्ड लोकेशन है 2032 के ओलंपिक गेम्स को होस्ट करने के लिए। उसके अलावा बात करें इसके जो आईओसी है आपका, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसके प्रेसिडेंट कौन है? थॉमस बैक जो है इनके प्रेसिडेंट है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं 2020 में ये टोक्यो में हुआ था। उसके अलावा 2024 में ये होगा पेरिस फ्रांस में, एंड 2028 में होगा ये लॉस एंजलिस यूएसए में। ठीक है, तो ये भी हायरार्की थोड़ी सी ध्यान रखा करो कि अभी लास्ट कहाँ होके हटा है, नेक्स्ट कब होगा, क्योंकि ये तो 2032 की बात कर रहे हैं, मतलब ये दो अभी बीच में छोड़ के थर्ड की बात कर रहे हैं, तो बीच वाले दोनों को आपको आइडिया होना चाहिए है। 224 का है पेरिस फ्रांस में एंड 2028 का है लॉस एंजलिस यूएसए। नेक्स्ट देखो, हाल ही में किस देश के पहले प्रधानमंत्री माइकल सोमारे का निधन हुआ है? ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, पापुआ न्यू गिनी। तो अगर मैं इनकी बात करूं, इनकी एज जो थी अप्रोक्सीमेटली 84-85 ईयर्स के अराउंड थी। उसके अलावा अगर इन्होंने शुरुआत जो है 1975 में, ये 17 ईयर्स तक अलग अलग टाइम पीरियड पर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर किसके? पापुआ न्यू गिनी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो अब 2-3 क्वेश्चन जो हम लोग, क्योंकि आपको पता है बजट भी डिक्लेयर किया गया था, तो 2-3 क्वेश्चन उसके भी देख लेते हैं। स्वास्थ्य और कल्याण क्षेत्र के लिए, मतलब हेल्थ एंड वेलबिंग सेक्टर के लिए बजट परिव्यय कितने प्रतिशत से बढ़ाया गया है? आपको बताना है। करेक्ट आंसर जो रहेगा इसका ऑप्शन नंबर सी है, 137% से जो है इन्होंने इसको हाइक किया है। सिंपल क्वेश्चन है, इसको आपको ऐसे ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, केंद्रीय वित्त मंत्री ने जल जीवन मिशन शहरी के लिए कितने रुपए के परिव्यय की घोषणा की है? इसके लिए जल जीवन मिशन में कितने पैसों की इन्होंने आउटले की अनाउंसमेंट की है? करेक्ट आंसर जो रहेगा इसका रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 2.87 लाख करोड़। तो एक बहुत बड़ा जो है इन्होंने अमाउंट साइड में रखा है इस चीज के लिए। इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे क्वेश्चन में इतना डिटेल में नहीं पूछे जाएंगे, सिर्फ आपको उसका आउटले बताना होगा कितना इन्होंने रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शंस देख लो, बड़े कंफ्यूजिंग रहते हैं, सिर्फ 2 लाख करोड़ के अप्रोक्सीमेटली मत याद रखना, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी देख लो 2.25 है, कंफ्यूजन हो सकती है। सिर्फ 8-7 से याद रखोगे तो उसमें भी उन्होंने 2 ऑप्शंस दिए हैं, तो ये चीज थोड़ी सी क्लियर रखना। नेक्स्ट देखो, बीमा कंपनियों के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सीमा बढ़ाकर कितने प्रतिशत का प्रस्ताव दिया है? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 74%।
कंफ्यूज करने के लिए 49% भी लिखा हुआ है, क्योंकि अर्लियर इट वाज 49%, जिससे इन्होंने वहां से बढ़ाकर हाइक करके इंक्रीज कर दिया है इन्होंने 74% पर। तो ये भी ध्यान रखना कि अर्लियर इट वाज 49%, लेकिन अब इन्होंने उसको हाइक कर दिया है 74% इसको कर दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट पुस्तक किसने लिखी है आपको बताना है। ऑप्शन देख लीजिए। करेक्ट आंसर जो यहाँ पे रहेगा दैट इज योर डी जो है आपका यहाँ पे मोहम्मद हामिद अंसारी, बुक का नाम है बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट पुस्तक किसने लिखी है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। तो आप जानते हैं 2007 से 2017 तक ये हमारे रहे हैं 2 साल, दो बेसिकली ड्यूरेशन तक हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं, एंड उसके बाद ऑफ कोर्स वाइस प्रेसिडेंट है तो राज्यसभा के चेयरमैन भी रहे हैं। तो ये थोड़ी एडिशनल फीचर है, इसको ध्यान रखना। बुक का नाम है बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है आपको बताना है। करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर बी, जय शाह। तो देखो अगर इनकी अपॉइंटमेंट की बात करें, बहुत टाइम टू टाइम ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जब लोग आपके जो बाकी वोटर्स होते हैं वो रेडी नहीं होते हैं, लेकिन इनको यूनानिमसली मतलब सहसम्मति से जो है इनको इस पोजीशन के लिए एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट के तौर पर इलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में शुरू हुए एशिया प्रशांत निजीकृत स्वास्थ्य सूचकांक यानी एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए 10। ठीक है, तो अगर मैं इसमें बात करूं कि इन्होंने कितने क्राइटेरियाज को रखा था, कितने टोटल हेल्थ सिस्टम रखे थे, तो इन्होंने सिर्फ 11 ही रखे थे, उसमें इंडिया का रैंक है 10। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट की बात कर लेते हैं। फर्स्ट पोजीशन पे है यहाँ पर सिंगापुर, एंड यहाँ पे जो 11th पोजीशन है, लास्ट पोजीशन जो है वो है इंडोनेशिया की, एंड इंडिया का जो इसमें रैंक है दैट इज 10। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना किस राज्य ने शुरू की है। पहली योजना है, मतलब फर्स्ट टाइम लॉन्च की गई है। लॉन्च किसने किया इसको, ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में इसको लॉन्च किया गया है। तो राजस्थान के जो सीएम है अशोक गहलोत, उन्होंने इसको अनाउंस किया था। नाम से आपको आइडिया लग चुका है, स्वास्थ्य बीमा योजना है। ठीक है, बेसिकली क्या है, इंश्योरेंस स्कीम है। ये किसके लिए होती है, मैंने आपको ईपीएफओ में भी हमने बहुत बार डिस्कस किया ये चीज, कि जब भी ऐसी कोई स्कीम लागू होती है, इंश्योरेंस स्कीम, ये मेनली उन लोगों के लिए होती है जो बिलो पावर्टी लाइन रहते हैं। ठीक है, तो जितने भी पुअर हैं उनको फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इस स्कीम को जो है, इस इंश्योरेंस स्कीम को जो है शुरू किया गया है राजस्थान में। नेक्स्ट देखो, लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी, आरएस शर्मा को जो यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एज अ सीईओ किसका, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का। क्लियर है। अगर मैं बात करूँ कि उन्होंने ये पहले क्या कर रहे थे या पहले किस पोजीशन पे थे, तो पहले ये ट्राई के फॉर्मर चेयरमैन थे। ट्राई हम डिस्कस कर चुके, दैट इज टेलीकॉम रेगुलेटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्लियर है। तो लास्ट क्वेश्चन था, ये थे हमारे फरवरी के टॉप 50 एमसीक्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको देख लेना। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन।